हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 आईटी का जो रेस्ट बच गया है चैप्टर, उसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में, वन शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड, है ना, चैप्टर का नाम है ये। इस चैप्टर को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इसमें आपको जानना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट, है ना। एक होता है वर्कबुक और दूसरा होता है वर्कशीट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछता है। तो वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक is a calc workbook is calc is a file. Workbook is calc is a file that contains one or more वर्कशीट्स। एकदम सिंपल डिफिनेशन, आप इसको याद रखेंगे। कैल्क, वर्कबुक कैल्क क्या है? एक फाइल है जिसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स होता है। तो वर्कबुक क्या है? कैल्क, या वर्कबुक इज ए कैल्क फाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्कबुक इज अ कैल्क फाइल, या उस तरह जो लिखे थे वो भी ठीक है। Workbook is calc is a file that contains one or more workbook is a calc file, लिख लीजिए, that contains one or more worksheets। और एक वर्कशीट का डिफिनेशन अगर आता है, ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, है ना, इंडिविजुअल पेज जो होता है वर्कबुक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट से पहले एक और थोड़ा सा, इसमें अगर 2 पॉइंट पूछा तो 2 पॉइंट डिफरेंस में आप लिख रहे हैं। एक पॉइंट तो ये लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसमें वर्कबुक में आप लिख सकते हो, वर्कबुक इज लाइक अ कंटेनर, container that holds all the worksheet that we create, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। अगर 2 मार्क्स का डिफरेंस आएगा तो 2 पॉइंट आपको लिखना होगा। वर्कबुक क्या होता है? कंटेनर होता है जो होल्ड करके रखता है सारे वर्कशीट को जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। और एक एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आता है, एमसीक्यू के लिए मैं बता रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो कैल्क, ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है ना। बाय डिफ़ॉल्ट कैल्क वर्कबुक स्पेस नहीं ले रहा मेरे कीबोर्ड से, आई थिंक। By default, calc workbook contains 3 worksheets, अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट कितना वर्कशीट रखता है? तो 3 वर्कशीट्स रखता है। ये आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन रहता है, इसको हम बोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट होता है उसका नाम क्या होता है, ये भी पूछता है ना। तो उसका नाम होता है शीट 1, शीट 2,
एंड कर दीजिए, एंड सीट, ये बाय डिफॉल्ट वर्कशीट में होता है। सीट 1, सीट 2, सीट 3, इंक्लूसिव 1, 2, सीट 3 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर वर्कशीट पूछा तो वर्कशीट के बारे में भी आप लोग लिख लीजिए। वर्कशीट क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आता है, ठीक है। इट इज ए वर्कशीट इज अ सिंगल, शॉर्ट में सिंगल सीट विद इन ए वर्कबुक, बस ये लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं अगर आप चाहें और भी एक पॉइंट और सेकंड पॉइंट के फॉर्म में आप लिख लीजिए, अगर लिखना चाहे तो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर डिफरेंस के फॉर्म में अगर पूछेगा तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अ वर्कशीट इज मेड up of rows and columns that intersect to create cells। और क्या एक पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है। वर्कशीट क्या होता है, रोज और कॉलम से बना होता है, जिसके इंटरसेक्शन से क्या बनता है, सेल्स बनता है, जो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का देखते हैं, दैट इज नोन एज सेल्स। दूसरा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है, दैट इज बाय डिफॉल्ट, आप इसको लिख लीजिएगा, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ना, फाइल एक्सटेंशन, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, इसको लिख लीजिए। बाय डिफॉल्ट, ये भी आपका एमसीक्यू में पूछता है, बाय डिफॉल्ट कैल्क फाइल इज saved, calc file is saved with .ods, किससे सेव होता है, ods एक्सटेंशन से सेव होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कैल्क फाइल किससे स्टोर होता है, ods एक्सटेंशन से। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बता दिया मैंने इस चैप्टर का। आगे डेटा कॉन्सोलिडेशन पूछता है, या व्हाट डू मीन बाय कॉन्सोलिडेटिंग डेटा या डेटा कॉन्सोलिडेशन, डेटा कॉन्सोलिडेट, ये सारा क्वेश्चन जो भी है इम्पॉर्टेंट है। डेटा कॉन्सोलिडेशन क्या होता है, तो इट अलाउज, लिख सकते हैं डेटा consolidation allows us to gather data from सेपरेट। डिफिनीशन से एमसीक्यू भी पूछता है, तो ये एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, डिफिनीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। डेटा कॉन्सोलिडेशन बहुत बार पूछा है। टू गैदर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट। एक बार में इसका डिफिनीशन याद हो जाने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं। देखिए क्या किया गया है डिफिनीशन में। डेटा कंसोलिडेशन को बोल रहा है कि गैदर डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट, मान लो 10 वर्कशीट है या 5 वर्कशीट है, उन सबको सेपरेट वर्कशीट को क्या किया जाता है, एक सिंगल मास्टर वर्कशीट में स्टोर कर लिया जाता है। और वो जो मास्टर वर्कशीट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड डेटा या डेटा कंसोलिडेशन बोलते हैं। ओके,
ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा अब हम लोग को जो पढ़ना है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, दैट इज, तो शॉर्ट में पढ़ते चलना है, ये भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब टोटल क्या होता है ना, सब टोटल भी एमसीक्यू में भी इम्पॉर्टेंट है, डिफिनीशन भी। सब टोटल, ये सब टोटल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है सब टोटल? ठीक है, एक लाइन में इसका भी डिफिनीशन, हम लोग ज़्यादा हाई फाई डिफिनीशन नहीं पढ़ना है। सब टोटल क्या है? एक फंक्शन है। सब टोटल इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड to return a subtotal in a list or database। देखिए क्या बोल रहा है, सब टोटल सबसे पहले क्या है, एक तरह का फंक्शन है जो क्या रिटर्न करता है? सब टोटल, मतलब किसी भी कोई एक लिस्ट है उसका क्या रिटर्न करता है? सब टोटल रिटर्न करता है, मतलब लिस्ट के अंदर का सब टोटल, एक नहीं। जैसे 2001 से लेके 2022 तक का है तो मंथ वाइज आप इसका सब टोटल निकाल सकते हैं लिस्ट से, या आप 2001 से लेके 2005 का सब टोटल निकाल सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना। इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं इस सब टोटल फंक्शन का यूज़ करके। तो एमसीक्यू में कभी कभी क्या लिखता है, डैश इज ए फंक्शन दैट इज यूज टू रिटर्न ए सब टोटल इन ए लिस्ट और डेटाबेस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सब टोटल, ठीक है। सब टोटल इज नॉट जस्ट टोटलिंग नंबर्स इन ए डिफाइंड रेंज ऑफ सेल्स, बट इट कैन परफॉर्म, और क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज काउंटिंग सेल्स, कैलकुलेटिंग एवरेज भी कैलकुलेट कर सकता है, फाइंडिंग द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एंड मोर। We can say subtotal command allow us to automatically create group, automatically group भी ये create करके देता है। and use common functions, कौन कौन सा functions इसके साथ use कर सकते हैं हम लोग, ये याद रखिए। sum function आप use कर सकते हैं, count function use कर सकते हैं, and count function and average, ये सारा फंक्शंस को हम लोग इसके साथ यूज कर सकते हैं टू हेल्प समराइज योर डेटा, ठीक है। ये हो गया सब टोटल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस, तो लिखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ calculating, it is the process of calculating backward, it is the process of calculating backward, क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसमें? बैकवर्ड कैलकुलेट, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग बैकवर्ड टू फाइंड आउट एन इनपुट, छोटा सा डेफिनेशन, इनपुट बाय प्रोवाइडिंग a specific आउटपुट। क्या बोल रहा है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग बैकवर्ड, है ना। बैकवर्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस लिए कैलकुलेट करते हैं? पीछे का चीज़, टू फाइंड आउट एन इनपुट, इनपुट को फाइंड करने के लिए, है ना। इनपुट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? व्हाट इफ एनालिसिस में बैकवर्ड को पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बाय प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफिक आउटपुट, कुछ स्पेसिफिक आउटपुट देके, या we can say in other words what if analysis can be considered as opposite to formula. You use formula to calculate an output by providing input, whereas what if analysis help you find out
व्हाट इनपुट विल रिजल्ट इन ए स्पेसिफिक आउटपुट, मतलब क्या इनपुट लगाएं कि हमारा जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाए, है ना। इनपुट में हम लोग क्या चेंजेस करें कि हमको वैसा आउटपुट मिल जाए, है ना। वही बोला व्हाट इनपुट विल रिजल्ट इन ए स्पेसिफिक आउटपुट। एक लाइन का डेफिनेशन है, इसको भी आप कर लेना है वो। नेक्स्ट है सिनेरियोज क्या होता है, किक मार्क्स का डेफिनेशन है, सबका आपको पढ़ लेना चाहिए। सिनेरियोज क्या होता है, तो सिनेरियोज आर ए टूल, सिनेरियोज आर ए टूल सिनेरियोज आर ए टूल टू टेस्ट। सिनेरियो एक तरह का टूल है, किस लिए, क्या टेस्ट करने के लिए, तो व्हाट इफ एनालिसिस। अब देखिए इससे एमसीक्यू कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। देखिए अब ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है सिनेरियोज आर ए टूल टू टेस्ट, यहीं तक लिखेगा। अब 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप क्या लिखेगा, व्हाट इफ एनालिसिस, और डिफिनेशन भी पढ़ लो, ठीक है। और अगर आपको लिखना है तो कर सकते हैं आगे, आप इसमें चाहो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 2 मार्क में होगा। ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी edited and formatted separately। हर एक सिनेरियो को हम लोग एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं सेपरेटली, ना काफ़ी है सिनेरियोज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अब आपका गोल सीक। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोल सीक बहुत बार पूछा है। गोल सीक क्या होता है, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज़ ए प्रोसेस of calculating the input where the output is already known, इसमें क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनपुट को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे इनपुट को, जब हमको आउटपुट ऑलरेडी नोन रहता है, ठीक है। सो वी कैन से इट इज़ अ सिंपल इजी टू यूज टाइम सेविंग टूल दैट इनेबल अस टू कैलकुलेट ए फॉर्मूलाज इनपुट वैल्यू, है ना। इनपुट वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इनपुट वैल्यू तभी कैलकुलेट होगा व्हेन वी आर नोइंग द आउटपुट, है ना, व्हेन वी वांट टू वर्क बैकवर्ड फ्रॉम द फॉर्मूलाज answer. So we can also say it is a process of calculating the input where the output is already known. We can say it is goal seek is also a way to test for various input values so as to obtain the desired result. मतलब बहुत सारा input value को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं गोल सीक में, किस लिए, to obtain the desired result. Okay, तो ये हो गया आपका गोल सीक, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शंस आता है, अगर इन द गोल सीक विंडो, है ना, अगर पूछता है एग्जाम में इन द गोल सीक विंडो द वेरियस ऑप्शंस, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आता है, तो आप ये लिख सकते हैं ऑप्शंस आर, क्या क्या है, पहला है फॉर्मूला सेल, दूसरा है टारगेट वैल्यू, थर्ड है वेरिएबल सेल, ये इसका 3 वैल्यू हो गया, ऑप्शंस में हो गया।
नेक्स्ट है आपका सॉल्वर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, से भी पूछता है सॉल्वर क्या होता है। सॉल्वर ये भी डिफिनेशन पूछता है, इज एन ऑप्टिमाइजेशन टूल that can be used to determine how the desired outcome can be achieved by changing the assumption in a model. देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, सॉल्वर इज व्हाट, तो इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टूल इसको बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड, यू हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर एंड द बेस्ट सॉल्यूशन इज नोन एज द ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमम सॉल्यूशन, है ना। बहुत सारे सॉल्यूशन में जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्वर भी क्या एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन टूल है, जिसका किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन हाउ द डिजायर्ड आउटकम, आपको जो आउटकम चाहिए होता है वो आप कैसे अचीव करोगे, है ना। तो उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, बाय चेंजिंग द एजम्पशन इन ए मॉडल। जो भी मॉडल में एजम्पशन आपने किया उसको अगर चेंज करोगे तो बार बार चेंज करके देखोगे तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड द बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट। उस 2 लाइन का डेफिनेशन काफ़ी है यहाँ पे, ठीक है। ये भी पूछता है, ठीक है, किस मीनू में आपको मिलेगा ये, तो टूल्स मीनू में मिलेगा आपको। किस मीनू में मिलेगा, टूल्स मीनू, और यहाँ से फिर आप यहाँ पे सॉल्वर ऑप्शन, ठीक है। ये याद रखना, टूल्स मेनू के अंदर होता है सॉल्वर ऑप्शन, अगर एमसीक्यू में पूछता है तो। हाउ टू इंसर्ट वर्कशीट, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, इंसर्ट मेनू में जाएंगे अगर पूछता है तो, और वहाँ से हम लोग इंसर्ट के बाद वर्कशीट में जाएंगे या शीट ऑप्शन में जाएंगे अगर आएगा तो। हाउ टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट या शीट, तो इंसर्ट और शीट ऑप्शन पे जाएंगे। शॉर्ट में बता दिए हैं आप लोग का थोड़ा थोड़ा। ना हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या होता है, it is a reference, it is a रेफरेंस की तरह काम करता है हाइपरलिंक, रेफरेंस टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, या डॉक्यूमेंट और वेब पेज दैट द यूजर can jump to by clicking the link। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले हाइपर लिंक क्या है, एक रेफरेंस होता है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन का। जैसे आप अमेजोन में शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट में, तो किसी भी टेक्स्ट में कभी दिखा रहा था क्लिक मोर, है ना, उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो नया आप जंप कर जाते हैं अनदर पेज पे। तो यहाँ पे भी हाइपरलिंक एक रेफरेंस है स्पेसिफिक लोकेशन का या डॉक्यूमेंट का या वेब पेज का। दैट यूज़र कैन जंप टू, यूज़र जहाँ से क्या कर सकता है, जंप कर सकता है बाई क्लिकिंग द लिंक, जो लिंक अवेलेबल है उसको देख के। सो वी कैन से हाइपरलिंक आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट टू नेविगेट बिटवीन वेब
साइट्स, वेबसाइट्स में नेविगेशन का मूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन कैल्क यू कैन इजीली क्रिएट सच लिंक्स टू, है ना, हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं कैल्क में। अब आता है इसमें एक रिलेटिव हाइपरलिंक और एक होता है आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, है ना, दो तरह का हाइपरलिंक है। तो क्या होता है हम लोग पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट पहले है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक ये क्या होता है, कंटेन्स ए फुल एड्रेस, या कंटेन क्या करके रखता है, एटलीस्ट आप इतना जरूर लिखें, कंटेन्स अ फुल एड्रेस, फुल एड्रेस रखता है, ये आपको मेन पॉइंट लिखना है। कभी डिफरेंस भी पूछता है, फुल एड्रेस इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं फुल एड्रेस के बाद इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल and domain name for URLs and the entire path and file name for documents and file name for documents, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले एब्सोल्यूट हाइपरलिंक फुल एड्रेस रखता है जिसमें कि प्रोटोकॉल का नाम भी रहता है, डोमेन नेम भी रहता है यूआरएल का, और इंटायर पूरा पाथ रहता है, और फाइल नेम होता है डॉक्यूमेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं https, हाँ, और उसके बाद आप www. किसी भी वेबसाइट का पूरा लिंक जो आप देखते हो उस एड्रेस बार में, उसको आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। रिलेटिव हाइपरलिंक, इसको आप लिख सकते हैं अपने से सर्च करके, मेन आपको पॉइंट में समझा दे रहा हूँ। रिलेटिव हाइपरलिंक कंटेन्स ए पार्शियल एड्रेस, इसमें लिख देना कंटेन्स a partial एड्रेस। इसमें क्या होता है, पार्शियल एड्रेस रखता है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो रिलेटिव लिंक में सोर्स डेटा और अपना नाम .ods जहाँ पे फाइल रखे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपका डेफिनेशन आएगा, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये इंटरनेट हाइपरलिंक क्या होता है ना, एक इंटरनेट हम लोग को ऑन द लेफ्ट साइड सेलेक्ट वन ऑफ द 4 कैटेगरी। इंटरनेट हाइपरलिंक एग्जाम में आ चुका भी है, इंटरनेट हाइपरलिंक, ठीक है। तो ये क्या होता है, द हाइपरलिंक, ये पूछ चुका है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। हाइपरलिंक पॉइंट्स टू ए वेब एड्रेस normally starting with HTTP तो इंटरनेट हाइपरलिंक ऐसा पॉइंट होता है वेब एड्रेस में जो नॉर्मली किससे स्टार्ट होता है, इससे। ये इंटरनेट हाइपरलिंक हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक या मेल, ये लिख ही लेते हैं क्योंकि ये नहीं आया तो हो सकता है कुछ भी। न्यूज़ वाला क्या होता है, मेल एंड होगा, यहाँ पे एंड का सिंबल नहीं काम कर रहा है कीबोर्ड में। यहाँ पे %% का सिंबल होगा। मेल एंड न्यूज़ क्या होता है, हाइपरलिंक, इसमें लिखिएगा द हाइपरलिंक opens an email message
that is pre-addressed to a particular recipient. particular recipient. ये हो गया आपका मेल एड्रेस, जो ओपन करता है ईमेल मैसेज को जो ऑलरेडी प्री एड्रेस होता है किसी भी पर्टिकुलर रेसिपिएंट का। एक मार्क्स का अगर आएगा, डिफरेंस आ चुका है इंटरनेट और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक में। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। तो ये क्या हो गया, देखिए द हाइपरलिंक points to a place in either the current document or another existing document. तो डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक क्या होता है, जो पॉइंट करता है प्लेस इन आइदर तक, क्या तो करंट डॉक्यूमेंट को करेगा या अनदर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को लिंक पॉइंट करेगा। नेक्स्ट है न्यू डॉक्यूमेंट क्या करेगा, न्यू डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक न्यू डॉक्यूमेंट। इसमें क्या है, द हाइपरलिंक क्रिएट्स अ न्यू डॉक्यूमेंट बना के आपको दे देगा। हाइपरलिंक वाला क्वेश्चन हो गया सेक्टर का। बाकी तो हम लोग कर ही लिए हैं जितना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसका। एक मैक्रो का डिफिनेशन आता है, लिख लीजिए। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो इज ए पीस ऑफ कोड। क्या होता है, मैक्रो इज ए पीस ऑफ कोड दैट वी कैन यूज टू ऑटोमेट मेनी रूटीन टास्क। मैक्रो का क्या यूज़ होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है जो ऑटोमेट करता है बहुत सारा रूटीन टास्क। जैसे आप एक बार रिकॉर्ड कर ली किसी फॉर्मेटिंग फीचर्स को, अब उस फॉर्मेटिंग फीचर्स को आप दूसरे वर्कशीट पर वर्क करना चाहते हैं तो फिर से आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप मैक्रो में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो ये मैक्रोस हो गया। तो मैक्रो का भी डिफिनेशन पूछता है। एक आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, अगर पूछता है तो आप लिख लीजिए एक लाइन में। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आर द वैल्यूज Arguments are the values that functions use to perform calculations perform करने के लिए यूज किया जाता है आर्ग्यूमेंट का। तो आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यू दैट फंक्शन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। अगर करना तो एक लाइन का डेफिनेशन एटलीस्ट पढ़ लेना। टाइप्स में पूछेगा तो दो होता है यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट दो तरह से हम लोग पास कर सकते हैं मैक्रो में। आर्ग्यूमेंट पास टू मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज वैल्यूज में ही पास होता है, ठीक है। और देयर आर टू वेज
है ना, 2 वेज होता है, इसको लिख लीजिए एटलीस्ट 2 वेज टू पास argument. There are 2 ways to pass argument as values, arguments as values are, एक हम कर सकते हैं by value और दूसरा हम कर सकते हैं by reference। ठीक है, 2 है। ये याद रखना। तो बाय वैल्यू में क्या होगा, व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू, द वैल्यू असाइंड टू द आर्गुमेंट इज पास्ड टू द प्रोसीजर। और बाय रेफरेंस, व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय रेफरेंस, द एक्चुअल एड्रेस इज असाइंड टू द आर्गुमेंट। इसमें एक्चुअल एड्रेस असाइंड हो जाता है, ठीक है, और इसमें वैल्यू असाइंड हो जाता है आर्गुमेंट में। इसमें वैल्यू असाइंड हो जाता है ना, द वैल्यू असाइंड टू द आर्गुमेंट इज पास्ड टू द प्रोसीजर, जबकि इसमें एक्चुअल एड्रेस होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी एमसीक्यू देख लीजिएगा इस चैप्टर्स का, सारा क्वेश्चन तो मैक्सिमम कवर कर दिया मैंने। जो इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं चैप्टर दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता है। डेटाबेस चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर हो गया ये आपका 8, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला जो है डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है ये आप लोग देखेंगे। डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो डेटा क्या है आपका, रॉ डेटा इज, आप यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं अगर डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस अगर आता है क्या पॉइंट है। डेटा इज रॉ या अनऑर्गेनाइज्ड facts that need to be processed। डेटा क्या होता है, रॉ डेटा जो आपका रॉ है या अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है जिसको हमको प्रोसेस करना पड़ता है, जिसको ज़रूरत होता है प्रोसेसिंग का। जैसे 1 2 3 4 लिखोगे तो ये डेटा है, लेकिन अब राहुल रोल नंबर इज 5 तो वो आपका एक इंफॉर्मेशन होगी, उसमें आपने प्रोसेसिंग कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, लिख सकते हैं डेटा के लिए। और इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। डेटा को जो है इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं। डजंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। शॉर्ट में एकदम बस 2 पॉइंट काफ़ी है ना। डेटा को डिपेंड नहीं होना पड़ता इंफॉर्मेशन पर, इंफॉर्मेशन को डिपेंड होना होगा। तो इंफॉर्मेशन तभी निकलेगा जब आपके पास डेटा होगा। ये लॉजिकल है। पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, इंफॉर्मेशन इज द डेटा that has been organized and processed। Processed data is known as, we can say that, information। जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड को हम लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज द डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड। ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्रोसेस्ड रहता है। और इट रिलाइज ऑन डेटा, इट रिलाइज ऑन डेटा। डेटा पे रियलाइज करता है, डिपेंड करना पड़ता है इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट है आपका DBA कौन होता है, डेटाबेस क्या होता है, शॉर्ट में डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस? तो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, बस इतना भी कम से कम याद रखें, ऐसा डेटा जो आपस में इंटर रिलेटेड है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड जो डेटा आपस में इंटर रिलेटेड होगा। जैसे किसी भी स्टूडेंट का क्या हो सकता है, अगर कोई एक स्टूडेंट है तो उसका क्या क्या डेटा इंटर रिलेट करेगा। हाँ, अगर हम देखें तो उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका क्लास, उसका सेक्शन, etc है ना, ये सब उसका क्या होगा, आपस में इंटर रिलेटेड होगा एक स्टूडेंट का। एक कस्टमर का कस्टमर ID, नेम, एड्रेस होगा, स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का हो सकता है। ये हो गया डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या होता है, एक DBA होता है, ठीक है। DBA जिसको हम लोग बोलते हैं, DBA इज व्हाट? DBA इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, database administrator। DBA is nothing, it is database administrator। इसका काम क्या होता है? It is responsible, yeah, you can say database is managed by an individual, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, डेटाबेस इज मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल, या हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, और ग्रुप, ठीक है। हु इज रेस्पॉन्सिबल for designing or creating and maintaining the database to satisfy the needs of users। अब देखिए, इसको समझिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए या तो एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फॉर डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस। और किस लिए मेंटेन करते हैं? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर। जैसे कि अगर मान लो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब सॉफ्टवेयर है ना, वेबसाइट्स है, इन सब वेबसाइट को भी मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? एक DBA चाहिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो उसका डिज़ाइनिंग, क्रिएशन, कोडिंग, मेंटेनेंस पे सारे पे वर्क करता है। तो किस लिए वर्क करता है? फॉर द नीड्स ऑफ यूजर्स, ठीक है। अब ये DBMS क्या होता है वो देखते हैं, है ना। तो DBMS को हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस के फॉर्म में, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS जो पूछता है, ठीक है। ऐसे पहले हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा फीचर्स पढ़ लेते हैं ऑफ डेटाबेस सिस्टम। क्या क्या फीचर्स है डेटाबेस सिस्टम को, कोई भी दो, ठीक है। क्या फीचर्स है? पहला आप लिख सकते हैं इसमें, इट इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर, खुद से ये डिस्क्राइब हो जाएगा, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम,
ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा आप लिख सकते हैं इंसुलेशन होता है इसके बीच में, इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा, प्रोग्राम्स एंड डेटा, डेटा और प्रोग्राम्स के बीच में क्या होता है, इंसुलेशंस होता है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज DBMS और RDBMS में आप डिफरेंस देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो पहले DBMS लिख देते हैं, DBMS इसका कुछ पॉइंट्स। DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और स्टोर्स डेटा एज अ फाइल। पहली बात, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होता है, एज ए फाइल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे क्या है, स्टोर्स एज ए फाइल। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं देयर इज नो सिक्योरिटी, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, देयर इज नो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं होता, ठीक है। DBMS में सपोर्ट्स सिंगल यूजर, ये सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है, यूजर ओनली, ठीक है। जबकि आपका RDBMS मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करेगा। एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर पूछता है DBMS का एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, XML लिख सकते हैं, एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं XML लिख सकते हैं, कॉमा विंडोज रजिस्ट्री, ये सब लिख सकते हैं। RDBMS में आते हैं हम लोग, RDBMS ठीक है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं डेटा इज स्टोर्ड, यहाँ पे डेटा जो स्टोर होता है, डेटा इज स्टोर्ड in the form of टेबल्स। डेटा जो इसमें स्टोर्ड होगा RDBMS में किस फॉर्म में होगा, टेबल्स के फॉर्म में, यानी रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। देयर इज नो सिक्योरिटी था उसमें, DBMS में यहाँ पे मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटीज है ना, मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। और सपोर्ट्स वो सिंगल यूजर थे, ये मल्टीपल है करेंगे ना, इट सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स, ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। और एग्जांपल इसमें लिख लीजिए जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, RDBMS का, दैट इज माई
SQL हो गया, और एक और हो गया SQL सर्वर हो गया। अगर कभी एग्जाम में पूछता है SQL सर्वर ये सब क्या है, या एग्जाम्पल पूछता है RDBMS का, तो ये लिख सकते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेबल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल क्या होता है। A table is a collection of records। रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, जो रो वाइज इंफॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, A table is a collection of records that can be divided into fields। अब जो रिकॉर्ड्स है वो किस में डिवाइड होता है, फील्ड्स में डिवाइड रहता है ना। कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं रोज या टपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हर एक फील्ड जो है एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, फील्ड्स भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है इसको। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम लोग एक टेबल देख लेते हैं, उसमें सब कुछ कर लेंगे। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या है, अ रिलेशनल database, a relational database system consists of a collection of tables, each of which is assigned a unique name। क्या बोल रहा है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इसमें कलेक्शन होता है किसका, टेबल्स का, और हर एक टेबल इज असाइंड है, हर एक टेबल का क्या एक यूनिक नेम होता है। दैट इज अ रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट द डेटाबेस एज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पे रिलेशन इज नथिंग, इट इज ए टेबल। ऐसे अगर पूछेगा रिलेशन क्या होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो रिलेशन इज नथिंग, इट इज ए रिलेशन इज ए व्हाट, टेबल। टेबल को ही रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन इज ए टेबल विथ कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, व्हाट इज रिलेशन, तो रिलेशन इज ए टेबल इन RDBMS विथ कॉलम्स एंड रोज आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, पूछेगा अगर तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मान लो हम कोई एक टेबल बनाते हैं, चलिए एक टेबल हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। टेबल हम लोग इंसर्ट करते हैं। जैसे इस टेबल पे हम लोग लिख लेते हैं नेम, एज, सिटी। हम लोग लिखते हैं एडमिशन नंबर, नेम, एज, सिटी। एडमिशन नंबर हम लिखते हैं 1001, कोई भी एक नंबर, 1002। नाम कुछ भी लिखते हैं अमित,
प्रिया, एज लिख देते हैं 24, सिटी लिख देते हैं हम कराची 25, उसमें लिख देते हैं हम लोग बात, ये हम लोग लिख देते हैं रामगढ़, कोई भी बुखार कुछ भी हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे देखने की बात है कि ये आपका जब भी RDBMS पर डेटा जो स्टोर हो, यहाँ कंसेप्ट समझना है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ना जैसे कि ये अगर टेबल दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम लोग को समझना है। एक पॉइंट आता है यहाँ पे रोज, ठीक है। अगर इसका रो हम लोग देखें तो क्या है, और कॉलम्स अगर हम देखें तो क्या है, रोज और कॉलम्स। यहाँ पे रोज अगर आप देखोगे तो कितना रो है? 2 रोज है। हाउ मेनी रोज? 2 रोज। कॉलम्स अगर हम देखेंगे तो कितना कॉलम्स है यहाँ पे कॉलम्स, सॉरी रोज आपका 2 है। रो उसी को काउंट करेंगे जहाँ पे वैल्यू हो, जैसे 1001 अमित, 1002 प्रिया, ये आपका रो हो गया। और कॉलम्स आपका वर्टिकल वाला, कॉलम 1 2 3 4 है। कॉलम आपका कितना हो गया? 4 9। अब इसी में एक टर्म आता है दैट इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी, ठीक है। अब ये डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होता है थोड़ा सा समझना है। जैसे डिग्री आपका क्या होता है? द डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स को हम लोग कॉलम भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स इट कंटेन्स, ठीक। एट्रीब्यूट इज नथिंग, इट इज अ कॉलम। कॉलम भी बोल सकते हैं एट्रीब्यूट को, ठीक है, कॉलम भी बोल सकते हैं, और उसको फील्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल का डिग्री बोलते हैं। अगर एवब टेबल की बात करें तो इस टेबल में कितना है इसका डिग्री? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? DC याद रख सकते हैं, DC मतलब डिग्री मतलब कॉलम, 1 2 3 4, एलिमिनेशन नंबर, नेम, एज और सिटी। उसी तरह कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज है ना। कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ रोज इन ए रिलेशन, ठीक है। लिख लीजिए कार्डिनलिटी of a relation is the number of rows, या फिर इसको हम लोग टपल भी बोलते हैं। रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? टपल भी बोलते हैं। रोज, कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन इज द नंबर ऑफ रोज, है ना, इन ए टेबल। या कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ रोज in a relation, या cardinality of relation is the number of rows it contains, ठीक है। कार्डिनलिटी आपका रोज CR से याद रखिएगा, कार्डिनलिटी निकालने देता है तो रो कितना है आपका? 2, या कार्डिनलिटी कितना है आपका? 2। टपल क्या होता है? टपल रो को ही बोलते हैं हम लोग। टपल्स क्या होता है? लिखिए, टपल इज अ रो इन अ टेबल। रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं RDBMS में, ठीक है। और एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं अगर पूछेगा? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इज द नेम्ड कॉलम ऑफ ए रिलेशन,
नेम्ड कॉलम ऑफ ए रिलेशन, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। टपल आपका क्या हो गया, रोज, या इसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट को हम लोग कॉलम को ही एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और फील्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम क्या क्या हो गया, लाइक कॉलम आपका हो गया यहाँ पे, इट हैज़ 3 कॉलम्स। क्या क्या कॉलम है आपका यहाँ पे, नेम हो गया, एडमिशन नंबर, एज और सिटी हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि चीज़ कितना बार बताया जाए। नेक्स्ट अब हम लोग आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल अब पूछता है पॉपुलर RDBMS का, पॉपुलर RDBMS एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे, ओपन ऑफिस बेस लिख सकते हो, ओपन ऑफिस बेस। दूसरा लिख सकते हो MySQL, ठीक है। फिर Oracle लिख सकते हो, ETC काफ़ी है ना। नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है टेबल में प्राइमरी की क्या होता है, की क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछता है प्राइमरी की। चलिए जो मेन है उसी को हम लोग पढ़ते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, अब प्राइमरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी की बहुत बार पूछा है। इज अ सेट ऑफ वन or more attributes that can uniquely identify tuples मतलब rows, है ना, within the relation मतलब टेबल, within the रिलेशन ही टेबल होता है RDBMS में, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, है ना, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे एक रिकॉर्ड को विद इन द रिलेशन, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या हो गया, एडमिशन नंबर, नेम, एज और सिटी। इसमें कोई ऐसा कॉलम है या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को, यस। एडमिशन नंबर सबका अलग होता है ना, तो यहाँ पे एडमिशन नंबर क्या कहलाएगा आपका, प्राइमरी की, आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडमिशन नंबर क्या हो जाएगा, प्राइमरी की क्या हो जाएगा आपका, एडमिशन नंबर, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना, दैट इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की किसको बोलते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसको तो हम बोल देंगे प्राइमरी की। अब कैंडिडेट की क्या होता है, all attribute combinations inside a relation that can serve as primary key are candidate key as they are candidates for the primary key position. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन, जितना भी एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होगा एक रिलेशन के अंदर में,
दैट कैन सर्व, जो क्या सर्व करेगा कि वो प्राइमरी की है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। क्यों बोलेंगे कैंडिडेट की, एज दे आर द कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की पोजीशन। मतलब एक टेबल में बहुत सारा प्राइमरी की हो सकता है ना, नंबर ऑफ प्राइमरी, लेकिन टेबल में एक ही हम लोग अगर प्राइमरी की चूज कर लिए, ठीक है, बाकी सब जो प्राइमरी की पोजीशन है, जो प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन हमने तो एक चूज कर लिया एडमिशन नंबर को कि प्राइमरी की है, लेकिन ऐसा बहुत सा फील्ड है जो प्राइमरी की बन सकता है, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, ये भी तो बन सकता है प्राइमरी की, लेकिन आपने प्राइमरी की किसको बना लिया, एडमिशन नंबर को। तो बाकी वो सारा प्राइमरी की जो कैंडिडेट की बन सकता है, जो क्वालिफाई करता है कि आई एम ऑल्सो बिकम ए प्राइमरी की, उसको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। जैसे अगर मान लो इसमें हम ऐड कर दें कैंडिडेट की के लिए, तो वो क्या हो सकता है, कैंडिडेट की में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐसे ऐड कर दें, जैसे ये टेबल है, तो यहाँ पे एक तो ये प्राइमरी की बन गया, बाकी और हमको इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कर लें, और यहाँ पे हम एक कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर ऐड कर दें, तो ये भी तो प्राइमरी की है, लेकिन हमने प्राइमरी की इसको बना लिया एडमिशन नंबर, तो ये मोबाइल नंबर आपका क्या कहला जाएगा, कैंडिडेट की कहला जाएगा। कुछ भी नंबर दे देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया कैंडिडेट की। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट की। अल्टरनेट a candidate key that is not the primary key. A candidate key that is not the primary key is called an alternate की। ऐसा कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं है, वो कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की। अल्टरनेट की बोलते हैं। जैसे एनी एट्रीब्यूट दैट इज अ कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की बट इज नॉट द प्राइमरी की इज एन अल्टरनेट की। जैसे नेम हो गया यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए नेम जो है वो आपका प्राइमरी की नहीं है ना, नेम क्या आपका प्राइमरी की नहीं, तो यहाँ नेम, एज, सिटी, ये सब क्या कहलाएगा, अल्टरनेट की। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है फॉरेन की पूछता है, आइए देखते हैं फॉरेन की को भी। फॉरेन की ठीक है, ए नल की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of some other table। ठीक है, फॉरेन की होता है क्या, एक नन की एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू कहाँ से डिराइव होता है, derived from the primary key of some other table। मतलब एक टेबल आपका मान लिया, एक टेबल आपका स्टूडेंट टेबल है, उसमें रोल नंबर है, कॉमन नेम है ना, एज है, ये सारा कुछ है एक स्टूडेंट टेबल के अंदर। ठीक है, उसी तरह एक और टेबल हम मैंने बनाया मार्क्स, इसमें भी मैंने रोल नंबर ले लिया, इसमें नेम ले लिया, और फिर मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सारा सब सब्जेक्ट का मार्क्स। तो यहाँ फर्स्ट टेबल में रोल नंबर है, सेकंड टेबल में रोल नंबर है, तो दोनों टेबल में रोल नंबर है। तो फॉरेन की क्या होता है, हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल।
यहाँ फर्स्ट टेबल में ये रोल नंबर क्या कहलाएगा, प्राइमरी की। इसी प्राइमरी की को जब हम नेक्स्ट टेबल में यूज करेंगे तो इसका वैल्यू जो डिराइव्ड होगा वो किससे डिराइव्ड होगा, प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल यानी बेस टेबल। तो इस सेकंड टेबल में ये जो रोल नंबर है वो क्या कहलाएगा, आपका फॉरेन की कहलाएगा, यही है, ठीक है। ऑफ अदर टेबल, तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, इज नोन एज फॉरेन की, इज नोन एज फॉरेन की। डिफरेंस आता है कभी कभी एग्जाम में, फॉरेन की और प्राइमरी की में, की इन इट्स करंट टेबल, ठीक है, इन इट्स करंट टेबल। ये सब हो गया क्वेश्चंस। क्वेरीज क्या होता है, डिफिनेशन आता है कभी कभी, क्वेरीज का डिफिनेशन पढ़ लेंगे आप लोग। क्वेरीज आर यूज्ड टू सर्च, लेकिन इन ए डेटाबेस टेबल वी यूज a query to search, view and modify the data that exists in the table. थोड़ा कीबोर्ड मेरा डिस्टर्ब है। तो इन डेटाबेस टेबल वी यूज़ ए क्वेरी, किस लिए यूज़ करते हैं, टू सर्च, व्यू एंड मॉडिफाई द डेटा। मतलब सर्च करना है किसी डेटा को, व्यू करना है या मॉडिफाई चेंजेस करना है डेटा को, तो उसके लिए हम लोग क्वेरी को यूज़ करते हैं। मॉडिफाई द डेटा दैट एग्जिस्ट इन द टेबल। बस शॉर्ट में एक नंबर का डिफिनेशन 2 नंबर में आएगा, इसी को लिख देना आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फॉर्म्स को भी पढ़ लेते हैं। फॉर्म्स अगर आता है तो आप लिख सकते हैं, फॉर्म्स कैन बी यूज्ड, शॉर्ट में, कैन बी यूज्ड टू इंटर, कॉमा, एडिट एंड सर्च डेटा, है ना, इन ए डेटाबेस। फॉर्म्स का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं। Data in a database. ये हो गया फॉर्म्स। एक लाइन में है, शॉर्ट में डिफिनेशन अगर आता है आप लिख लेना। पूछता है रिपोर्ट्स, ये भी पूछता है डिफिनेशन। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में लिखते जाओ, याद कर लो। ऑर्गेनाइज और समराइज, यही मेन वर्ड आपको याद करना। ऑर्गेनाइज और समराइज आवर डेटा so that we
रिपोर्ट्स में लिख लीजिए ऑर्गेनाइज और समराइज आवर डेटा so that we can print it or view it on screen. We can print it, view it on screen. हाँ, एक आता है क्वेश्चन डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या, डेटा टाइप्स ये आता है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है डेटा टाइप? डेटा टाइप इज अ डिस्क्रिप्शन of the kind of data in a table column। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द काइंड ऑफ डेटा, किस तरह का डेटा होगा कॉलम में, उसका डिस्क्रिप्शन किसके पास होता है? डेटा टाइप के पास। वेरियस डेटा टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स, वेरियस डेटा टाइप्स इन बेस, ओपन ऑफिस बेस में क्या क्या है देख लीजिए। ओपन ऑफिस बेस में हम लोग देखते हैं, पहला आपका न्यूमेरिक, एक्सप्लेन करने भी देता है एग्जाम में। पहला हो गया न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप का काम क्या होता है? टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, है ना, फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज इन द टेबल ऑफ ए डेटाबेस, है ना। ये आपका हो गया न्यूमेरिक वैल्यूज। शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए यूज करते हैं हम लोग इसका, न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द फील्ड। न्यूमेरिक वैल्यूज एक हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप अपने वर्ड्स में लिखना। दूसरा है आपका अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। थर्ड है आपका बाइनरी डेटा टाइप। फोर्थ है आपका डेट, टाइम। देन है आपका अदर डेटा टाइप्स, ये आपका डेटा टाइप्स है। तो वेरियस डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस में आपका ये चार है। लास्ट ईयर से क्वेश्चन क्या हुआ था कि एक्सप्लेन करने दिया था कि न्यूमेरिक डेटा टाइप, अल्फा या ऐसे दिया था, न्यूमेरिक या डेट टाइम या बाइनरी या अदर डेटा टाइप। सबका क्या है? देखिए, न्यूमेरिक डेटा टाइप में किस तरह का डेटा आपका कॉलम, ये जो फील्ड है, ये स्टोर करेगा। जैसे अगर मान लो आपको एडमिशन नंबर स्टोर करना, तो यहाँ पे आप क्या डेटा टाइप यूज करोगे? ऑब्वियस है क्या यूज करोगे? न्यूमेरिक। नेम होगा तो नेम के लिए आप कौन सा डेटा यूज कर सकते हो? अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स। एज के लिए आपको यहाँ पे आपको न्यूमेरिक करना होगा, सिटी के लिए फिर अल्फा न्यूमेरिक, मोबाइल नंबर के लिए फिर न्यूमेरिक। अब यहाँ पे अगर मैं कोई फील्ड और ऐड कर देता हूँ, सपोज यहाँ एक फील्ड आप करते हैं हम लोग ऐड, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का, DOB मान लो करते हैं, डेट ऑफ बर्थ। इसका डेटा टाइप क्या होगा? डेट टाइम हो जाएगा। आप इसके बाद फ़ोटो ऐड करना चाहते हो, इमेज किसी भी स्टूडेंट का, तो उसके लिए आपका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? बाइनरी टाइप हो जाएगा।
तो वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लास्ट ईयर आया था। तो आप न्यूमरिक वाले में क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमरिक वैल्यूज़ फॉर द फील्ड यूज्ड इन द टेबल ऑफ ए डेटा बेस। इसका बहुत सारा पॉइंट है, टीनी इंट होता है, स्मॉल इंट होता है, इंट होता है, ये डिफरेंट इसमें दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। इसमें टीनी इंट है, कुछ हम बता देते हैं, टीनी इंट भी दिया हुआ है। टीनी इंट, स्मॉल इंट, कॉमा इंट, और भी बहुत सारा दिया हुआ, etc हम लिख दे रहे हैं। उसी तरह जब अल्फा न्यूमरिक होता है तो अल्फा न्यूमरिक क्या स्टोर करेगा, यूज फॉर स्टोर, यूज टू स्टोर टेक्स्ट वैल्यूज एंड यूज टू स्टोर टेक्स्ट वैल्यूज। टेक्स्ट वैल्यूज या फिर नंबर में कॉम्बिनेशन में रहेगा तो स्टोर कर लेगा। यूज टू स्टोर टेक्स्ट वैल्यूज लाइक, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं नेम, सिटी, है ना। ये सब स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, अल्फा न्यूमरिक डेटा टाइप्स का। इसके अंदर अगर डेटा टाइप्स देखें हम लोग अल्फा न्यूमरिक में, तो इसके अंदर दो डेटा टाइप होता है, एक होता है कैर डेटा टाइप और दूसरा होता है आपका वैर कैर डेटा टाइप। दोनों में डिफरेंस एग्जाम में पूछता है। कैर डेटा टाइप क्या होता है, कैर डेटा टाइप और वैर कैर में डिफरेंस पूछता है एग्जाम में। तो कैर होता है आपका फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ टेक्स्ट फील्ड, है ना। फिक्स्ड लेंथ टेक्स्ट फील्ड होता है इसमें, और इट अलाउज एक पॉइंट ये लिख सकते हैं आप, दूसरा लिख सकते हैं इट अलाउज। इसी में कैर में दो पॉइंट का डिफरेंस आता है एग्जाम में। इट अलाउज फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर टेक्स्ट इनटू अ कॉलम। कहने का मतलब है कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ आसिफ, तो इसमें कितना कैरेक्टर स्टोर होगा, आई थिंक 4 कैरेक्टर होगा, 4 कैरेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैर लिखा और कैर में आपने कितना डिज़ाइन कर दिया, कैर लिख करके आप लिख दिए 10, और आपने नेम में कितना यूज़ किया, नेम में आपने यूज़ किया 4 कैरेक्टर आसिफ के लिए, तो 6 कैरेक्टर आपका क्या हुआ, वेस्ट हो गया ना। अगर आप कैर का साइज अगर कितना रखते हो, 10 अगर रखते हो, तो आपका 6 बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर को स्टोर करके रखता है। एक बार स्टोर कर दिया 10 तो 10 ले लेगा, अब बाकी आप 3 यूज करो कैरेक्टर या 2। तो इससे ओवरकम करने के लिए नया आया है, दैट इज वैर कैर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एक लाइन का डेफिनेशन है, आप एक पॉइंट दोनों का लिख सकते हैं यहाँ से। चलो तो पॉइंट ये हो गया। पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर ऐसे क्यों हो जाएगा, ठीक है। एक और ये हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग वैरकेर में आते हैं। वैरकेर में क्या लिखिएगा आप, वेरिएबल लेंथ डेटा टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार। इसमें क्या है, जो आपका कैर में फिक्स डेटा स्टोर होता है, यहाँ वेरिएबल लेंथ जितना साइज हो उतना ही लेगा, है ना। वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट फील्ड, और पॉइंट इसमें लिख लीजिए
it stores text up to a specified length of characters। स्पेसिफाइड जो लेंथ रहेगा उतना ही ये स्टोर करके रखेगा। स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट डेटा टाइप जो है अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी डेटा टाइप, है ना, इसीलिए इसका नंबरिंग गड़बड़ा रहा था यहाँ से, ठीक है। बाइनरी डेटा टाइप का क्या यूज़ है, चलिए पढ़ते हैं। यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ये भी एक्सप्लेनेशन इसका एग्जाम में आ चुका है। फोटोज कॉमा म्यूजिक फाइल्स। अभी ये एमसीक्यू में पूछा है कि विच डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोज एंड म्यूजिक फाइल्स, तो उसका आंसर क्या लिखोगे, बाइनरी डेटा टाइप, ETC। ये आपका हो गया बाइनरी डेटा टाइप। इसमें भी एग्जांपल आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें बाइनरी होता है, बाइनरी हो गया, कॉमा वैर बाइनरी, और भी है, देख लीजिएगा, काफ़ी इतना याद रखो। डेट टाइम हो गया आपका फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज़ फॉर द फील्ड यूज इन द टेबल ऑफ ए डेटाबेस। इसमें भी आपका डेट टाइम, बहुत सारा डेट टाइम स्टैम्प है, और अदर डेटा टाइप में आपका ऑब्जेक्ट। तो बाइनरी डेटा टाइप्स और अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स ये सब आप कर लेंगे। नेक्स्ट है जो हम लोग को पढ़ना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैनिपुलेटिंग डेटा। मैनिपुलेटिंग डेटा, कैसे मैनिपुलेट करेंगे डेटा। In a database, to define the structure of the data and to manipulate data, certain commands are used। क्या क्या कमांड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग को पढ़ना है DDL और दूसरा है आपका DML कमांड्स, ठीक है। DDL और DML क्या है, DDL हो गया आपका डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज हो गया। पॉइंट में चाहो तो आप लिख सकते हैं, ये डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है। दूसरा आपका है, दूसरा पॉइंट आप इसमें डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा कमांड्स आता है ना, कंसिस्ट ऑफ कमांड्स, कौन कौन सा कमांड्स है इसके अंदर में लिख सकते हैं आप। क्रिएट कॉमा अल्टर कॉमा ड्रॉप कॉमा रीनेम, ये सारा कमांड आपका किस में आता है, DDL के अंदर आता है। ठीक है, इसी का अपोजिट हम लोग अगर DML में आते हैं तो DML क्या है आपका, DML में आपका आ गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, में कौन कौन सा कमांड है आपका, यहाँ पे आपका है सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट।
ठीक है। तो मेन एग्जाम में आता है DDL DML में डिफरेंस। तो एक डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, इसका में कौन कौन सा कमांड है ये लिख दो, इसका कमांड, ये कमांड जरूर याद रखना। MCQ में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL कमांड, तो उसमें 3 आपको DML का लिख देगा और एक DDL का एक 3 आपका ऐसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर DML कमांड, तो उसमें 3 लिख देगा DML का, एक ही रहेगा DDL, तो वो आपको सेलेक्ट याद रखना। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम आपका DDL होता है, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट आपका DML होता है। तो MCQ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस में भी आप लिख सकते हो। हम शॉर्ट में बताएं आपको याद हो जाए, ठीक है, दिक्कत ना हो आपको। शॉर्टिंग क्या होता है ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। एक रिलेशनशिप टर्म है, रिलेशनशिप्स, डेटाबेस में क्या है रिलेशनशिप्स, क्या हेल्प करता है, हेल्प अस टू कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 डिफरेंट टेबल्स, 2 डिफरेंट टेबल्स से के डेटा को कंबाइन करने में यूज़ करते हैं ना। रिलेशनशिप का क्या काम है, क्या हो गया, रिलेशनशिप क्या करता है relationship helps us combine data from 2 different टेबल्स। क्या बोल रहा है समझिए, रिलेशनशिप का काम क्या होता है, टू कंबाइन डेटा को कंबाइन करना फ्रॉम 2 डिफरेंट टेबल्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स है, वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप है। देखिए पूछता भी एग्जाम में है ना, कितना तरह का रिलेशनशिप होता है, कौन कौन सा है, तो 1 to 1, एक का एक से, एक कॉलम का एक कॉलम से, एक टेबल का कॉलम का दूसरे टेबल कॉलम से, 1 to 1 होता है। तो इसमें लिख सकते हैं पहला आपका हो गया ए में 1 to 1 रिलेशनशिप, दूसरा है आपका 1 to many रिलेशनशिप। जैसे एग्जाम में लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन डेटाबेस, तो 4 होगा, एक 1 to 1, 1 to many, देन many to 1, many to many, many to 1 रिलेशनशिप, और many to many। रिलेशनशिप ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, वो भी अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी अगर पूछता है एक लाइन का, कम से कम जरूर कर लेना, अलग तरह का क्वेश्चन आता है कभी कभी। इंटीग्रिटी refers to the relationship between
different tables, relationship between different tables. Each table in a database must have a unique value, that is primary key, and primary key value is unique to a table. So referential integrity in database is based on primary key and foreign key. किस पे बेस्ड होता है ये? referential integrity अगर बेस्ड बोलेगा तो प्राइमरी की और फॉरेन की पे बेस्ड होता है. और एक क्वेश्चन है, सॉर्टिंग किसको बोलते हैं? एक वर्ड में, एक लाइन में लिखो सॉर्टिंग. सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? इज ए टूल दैट लेट अस ऑर्गेनाइज. सॉर्टिंग इज ए टूल दैट लेट अस ऑर्गेनाइज आवर डेटा. डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए टूल होता है सॉर्टिंग ओपन ऑफिस बेस में. When you sort data, you are putting records in some order. ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर बाय स्टेटमेंट. किसका का क्या यूज़ है? कभी कभी पूछता है ऑर्डर बाय स्टेटमेंट. शॉर्ट में कभी शायद पूछ दे ऑर्डर बाय स्टेटमेंट. ये हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं. इज़ used for sorting records using SQL. ठीक है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं. थोड़ा क्वेरीज वाला क्वेश्चन हम लोग को देखना है जो पूछता है एग्ज़ाम में. बाकी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, क्वेरी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है. नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल बेस्ड आता है. आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा. ये वाला इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, हमेशा आया है तो इस बार भी आएगा ही उम्मीद है. ठीक है, कि बोर्ड में हमेशा रिपीट करता है, हर एग्जाम में रिपीट करता है ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला. जैसे कंसीडर द फॉलोइंग टेबल आपको इस तरह से दिया रहेगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ आइटम नंबर, आइटम नेम और प्राइस क्वांटिटी दिया, टेबल का नाम आइटम है. अब इससे क्या क्वेरी रहेगा देखिए क्वेश्चंस में क्या क्वेरी रहता है. राइट क्वेरीज टू डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, है ना. पहले आपको क्वेरी लिखना है टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम का. द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एट द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी फॉर ईच आइटम. सेकेंड है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइस इज लेस देन 50. सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करने के लिए अगर बोलता है तो आप टेबल कैसे क्रिएट करोगे वो देखते हैं. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लीजिए. इसमें तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन आपको टेबल अगर क्रिएट करने बोलेगा तो किस तरह से आप क्रिएट करोगे देखो, है ना. थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं साइज, तो आपको समझने में आसानी होगा. सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करना है तो क्या करोगे आप, जैसे यहाँ आइटम नंबर है इंटीजर 10, आई नेम वैरकर 15, प्राइस डेसिमल 5,2 लिख सकते हो, क्वांटिटी इंटीजर 3. यहाँ क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिख लेना है आपको. ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन का ऊपर वाला छूट गया है इसीलिए नहीं आ रहा. एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में ऊपर में दिया हुआ है कि आइटम नंबर अगर है तो उसका डेटा टाइप आप क्या लोगे, तो इंटीजर लेंगे. आई नेम के लिए आप क्या लोगे, वैरकर लोगे. प्राइस के लिए जो डेटा टाइप है आप डेसिमल लोगे. क्वांटिटी का डेटा टाइप इंटीजर लोगे. ये आपको
टेबल में ये पूछा गया, ऊपर वाला क्वेश्चन आपका मिसिंग है, इसमें आया नहीं प्रिंट में। डेटा टाइप पूछा है, जैसे ये आपका कॉलम का नाम है तो इसके लिए क्या डेटा टाइप होना चाहिए वो आप राइट साइड में लिखे हो, ठीक है। आगे टेबल कैसे क्रिएट होता है ये बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल अमाउंट निकालना हर एक आइटम का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना होगा, अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेट, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी से। तो सेलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम विच टेबल, तो आइटम टेबल और सेमी कॉलन लगा देना। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ आइटम हुज प्राइस इज लेस देन 50, तो सेलेक्ट स्टार, स्टार से क्या होगा, डिटेल्स, पूरा डिटेल्स के लिए हम लोग स्टार का यूज़ करते हैं, एस्टेरिस्क का यूज़ करते हैं। फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस इज लेस देन 50, जैसे क्वेश्चन में दिया है लेस देन 50, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये हुआ, ग्रेटर देन 50 होता है तो ग्रेटर देन लिखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है क्रिएट टेबल, है ना, क्रिएट टेबल करना है एम्प्लॉय, तो ये दिया हुआ है, टेबल को कैसे क्रिएट करोगे, तो देखो यहाँ पे 2 नंबर पे आ सकता है ये क्रिएट टेबल, EMP ID EMP नेम सब कुछ दिया हुआ। तो इसके लिए क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डबल कोट्स में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, EMP ID कैर 4, ये अपना आपको दिया हुआ वही लिख देना है, EMP नेम वैर कैर 15 डिज़ाइन सैलरी, ये पूरा दिया हुआ, खाली आपको ब्रैकेट लगा करके और सेमी कॉलन एंड करके कर देना, ये डबल कोट्स लगा कर, इस तरह से टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। जो भी टेबल आएगा इसी तरह आपको कर लेना है, यही फॉलो करना है। यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट, सेमी कॉलन, बाकी ये बीच वाला सारा उतार देना है, डबल कोट्स में रख देना है सारा कॉलम का नाम को, टेबल का नाम को भी डबल कोट्स में, तो ये आपका हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइमरी की, तो बताया हुआ है। कैटेगराइज करना है DDL और DML कमांड्स, तो देखिए सेलेक्ट और इंसर्ट, है ना। अब इसमें आप कैटेगराइज कर लीजिए, अपने से आराम से आप कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा DDL कमांड होगा और कौन सा DML कमांड होगा। तो क्रिएट अल्टर ड्रॉप अभी हम लोग पढ़े थे, वो DDL कमांड है, और DML कमांड में सिर्फ इंसर्ट आएगा और तो कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है आपको, राइट ए क्वेरी टू क्रिएट ए टेबल, कौन सा टेबल है आपका, फील्ड दिया हुआ, डेटा टाइप दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ टेबल क्रिएट कर दिए हैं, देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल, प्रोडक्ट ID, P नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ब्रैकेट बंद, सेमी कॉलन। देखिए पूरा टेबल का जो दिया हुआ पूरा का पूरा लिख दिया जाता है, खाली ऊपर में टेबल का नाम प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लिख दिया गया यहाँ। देखिए क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, PID, जितना भी कॉलम है डबल कोट्स में, डेटा टाइप उसका दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद, सेमी कॉलन। आप एक बार देखिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरी। तो ये वेंडर टेबल देखिए और इसे क्वेरी है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। तो ऑल रिकॉर्ड्स के लिए क्या लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार, स्ट्रेस करने से क्या होता है कि जितना भी कॉलम्स है सबका डिटेल्स आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर करेंगे, सेमी कॉलन। नेक्स्ट में क्या बोला है, राइट ए क्वेरी टू ऐड ए न्यू रो ऐड करना है, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट इनटू वेंडर, जो भी टेबल रहेगा वैल्यूज़ लिख के जो भी अंदर में लिखा हुआ है पार्ट वो आप यहाँ से उठा के लिख दीजिएगा, ये वाला। बस आपको क्या आगे में लगा देना है, इंसर्ट इनटू वेंडर, जो भी टेबल का नाम है, फिर वैल्यूज़। अब टीचर टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, जिस हिसाब से उसका नाम करिए, टीचर में टीचर कर देना है, स्टूडेंट में स्टूडेंट, कस्टमर में कस्टमर, वैल्यूज़ के अंदर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिख देना है यहाँ पर। नेक्स्ट है राइट ए क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ इतना फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो अपडेट करना होगा ना लोकेशन। तो अपडेट वेंडर टेबल है, सेट करना लोकेशन गुजरात किसका, जहाँ की लोकेशन क्या है, कोलकाता। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन था, आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए कमांड टू क्रिएट ए टेबल बुक टेबल क्रिएट करना है। तो क्रिएट टेबल बुक कर लिए, बाकी बीच वाला पार्ट पूरा लिख के ब्रैकेट बंद, सेमी कॉलन, कॉलम सबको डबल कोट्स में रख देना, बुक का नाम को डबल कोट्स में, डेटा टाइप सब दिया हुआ, कॉमा कॉमा यहाँ पे दे देना, बना लेना टेबल। हर टेबल को तो ऐसे ही क्रिएट करेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर आप बना के कॉपी में देखो खुद से। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई प्राइमरी की, इसमें क्या होगा, ऑब्वियस है बुक ID में भी चूजन एज द प्राइमरी की, क्योंकि यूनिक हम लोग पढ़े थे। क्यों चूज करेंगे, बिकॉज इट हैज़ ए यूनिक ID दैट में बी यूज टू आइडेंटिफाई द बुक। फिर कैर और वैर कैर में डिफरेंस पूछा, हम लोग तो पढ़ चुके हैं, कैर वैर का डिफरेंस आप लिख सकते हो, यहाँ से भी कुछ पॉइंट ले सकते हो, वहाँ से भी जो मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए DDL और DML में क्या डिफरेंस है। तो DDL DML तो हम लोग पढ़िए, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर। उसमें क्रिएट अल्टर ड्रॉप लिख देना, इसमें इंसर्ट सेलेक्ट अपडेट डिलीट कमांड लिख देना।
फिर ये एक स्केल कमांड लिखने के लिए दिया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए कोई एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक आइडिया है ये क्वेश्चंस का। फिर एक टेबल दिया हुआ है और इससे क्वेरी लिखा हुआ है पहला कि इंसर्ट करना है रिकॉर्ड, तो इंसर्ट के लिए क्या करेंगे, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, फैब्रिक, फिर वैल्यूज़ लिखना है आपको, है ना, वैल्यूज़, और ये जो अंदर में वो पार्ट को यहाँ पे लिख दिए, देखिए आंसर में। बी में टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्काउंट इज मोर देन 10, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 10, है ना। उसी के बाद यहाँ ई छूट गया, ये देख लीजिएगा। टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड उस टाइप इज वूलन, तो सेलेक्ट स्टार, स्टार एस्ट्रिक्स का मतलब होता है सारा डिटेल आ जाएगा, फ्रॉम फैब्रिक वेयर टाइप इक्वल टू वूलन। फिर डी में टू मॉडिफाई द फैब्रिक करना है, जहाँ मॉडिफिकेशन का बात है तो अपडेट कमांड चला दो, अपडेट फैब्रिक सेट कर दो, यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट प्लस 10 देना है, किसको देना है, जिसका कि फैब्रिक शर्ट है तो वेयर एफ नेम इक्वल टू शर्ट। फिर टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक जिसका F003 आईडी है, तो डिलीट फ्रॉम फैब्रिक वेयर फैब्रिक आईडी इज F003। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में जो आपको कर लेना है, इसी से आगे पीछे कुछ कुछ घुमा के क्वेश्चन देता है। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।